हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंजीनियर सेक्शंस क्लासेस। आई एम योर टीचर मोहित पंत। लास्ट क्लास में हमने कैपेसिटर के बारे में पढ़ा था कि कैपेसिटर क्या होता है, उसका कैपेसिटेंस क्या होता है, और हमने फॉर्मूले पढ़े थे उसके थोड़े बहुत। ठीक है, हमने पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बारे में थोड़ा फॉर्मूले पढ़े थे उसके। आज हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। आज हम थोड़े उसके स्पेशल केस करेंगे और थोड़े उसके न्यूमेरिकल करेंगे। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हमने फॉर्मूला लिखा था कैपेसिटर का, C इक्वल टू ए एप्सिलॉन अपॉन डी। इसमें एप्सिलॉन जो था परमिटिविटी था। मैंने आपको परमिटिविटी का फॉर्मूला लिखाया था। परमिटिविटी एप्सिलॉन था, एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ द डाइलेक्ट्रिक और द मीडियम बिटवीन द प्लेट्स। ठीक है, और एप्सिलॉन इक्वल टू कितना था, एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन आर। अब यहां पे हम पहली बार समझते हैं कि परमिटिविटी शब्द का मतलब क्या होता है। परमिटिविटी शब्द जो है ये डाइलेक्ट्रिक से का रिलेशन है, इसका डाइलेक्ट्रिक से ये रिलेशन खाती है। ठीक है, तो थोड़ा सा मैं इसको थोड़ा लिख लेते हैं, समझ लेते हैं क्या होता है परमिटिविटी। परमिटिविटी क्या होता है, पहले बात करते हैं डाइलेक्ट्रिक क्या है। डाइलेक्ट्रिक एक ऐसा मटेरियल है जो अपने अंदर से चार्ज को फ्लो होने नहीं देता है, या बोल सकते हो हाँ आप अपने अंदर चार्ज को स्टोर कर लेता है, फ्लो होने नहीं देगा। ठीक है, तो होगा क्या अगर आप किसी डाइलेक्ट्रिक को, जैसे मान लेते हैं मेरे पास ये प्लस क्यू चार्ज है और ये मेरे पास माइनस क्यू चार्ज है। ठीक है, हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है प्लस से निकलती है और माइनस के पास मूव करती है, माइनस के पास जाती है। मूवमेंट कहां से होता है, प्लस से माइनस की तरफ होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो होती हैं प्लस से निकलती हैं और माइनस के पास चली जाती हैं, प्लस से निकलती हैं और माइनस के पास चली जाती हैं। ठीक है, अब हुआ क्या, अब अगर मैं इसके बीच में एक डाइलेक्ट्रिक डाल दूं, क्या डाल दूं, डाइलेक्ट्रिक, तो ये डाइलेक्ट्रिक क्या करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, एक्चुअली जो ये लाइंस हैं इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑफ फोर्स, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑफ फोर्स। अगर हमने एक डाइलेक्ट्रिक डाल दिया बीच में, तो ये डाइलेक्ट्रिक क्या करता है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का अपोज करना शुरू कर देगा। अपोज करता है मतलब क्या, ये अपने अंदर से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को पास होने नहीं देता है। ये क्या करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो पहले सीधी जब यहां पे डाइलेक्ट्रिक नहीं था तो इतनी पास हो रही थी, जैसे ही डाइलेक्ट्रिक लगा दोगे तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑफ फोर्स है उसके ऊपर से क्या हो जाती है, जानी शुरू हो जाती है। ये बिहेवियर होता है डाइलेक्ट्रिक का। और किसी भी डाइलेक्ट्रिक का ये बिहेवियर की जो अपने अंदर से पास होने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का अपोज करता है, इसको हम परमिटिविटी बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, परमिटिविटी। तो परमिटिविटी शब्द का मतलब है इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ डाइलेक्ट्रिक दैट opposes the flow of electric field lines of forces through it। मतलब क्या कि ये एक प्रॉपर्टी बताता है किसी भी डाइलेक्ट्रिक मटेरियल की, जो कि ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि वो अपने अंदर से जाने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑफ फोर्स का अपोज कर रहा है। समझ में आया ना, मतलब क्या, परमिटिविटी ये दर्शा रहा है कि कोई भी मटेरियल अपने अंदर से पास होने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का अपोज कर रहा है, उसकी इस प्रॉपर्टी को परमिटिविटी दिखाता है। अगर हम इसको कंपेयर कर परमिबिलिटी से, परमिबिलिटी में क्या था, परमेबिलिटी एक प्रॉपर्टी थी किसी मैग्नेटिक मटेरियल की, जो कि ये दिखा रही थी कि अपने अंदर से पास होने वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का वो कितना सपोर्ट कर रहा है, वो सपोर्ट कर रहा है। ये परमिबिलिटी थी। परमिटिविटी भी यही बात बोलती है, डायलेक्ट्रिकली उल्टा बोलती है कि कितना अपोज कर रहा है। जो परमिबिलिटी शब्द है, जो म्यू है, जो हमारा म्यू था, परमिबिलिटी जो होती है हमारी म्यू, इसका रिलेशन होता है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ फोर्सेस। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ फोर्सेस, वहीं एप्सिलॉन जो परमिटिविटी है इसका रिलेशन होता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऑफ
फोर्सेस। ये प्रॉपर्टी बताती है मैग्नेटिक मटेरियल की, ठीक है, और एप्सिलॉन बताती है प्रॉपर्टी ऑफ डाइलेक्ट्रिक, प्रॉपर्टी ऑफ डाइलेक्ट्रिक, ठीक है। तो म्यू परमिबिलिटी, परमिबिलिटी जो शब्द है वो ये बताता है कोई भी मैग्नेटिक मटेरियल अपने अंदर से पास होने वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का कितना सपोर्ट कर रहा है। इसके इस बिहेवियर को हम परमिबिलिटी, उसकी इस प्रॉपर्टी को हम परमिबिलिटी बोलते हैं। उसी तरह कोई भी डाइलेक्ट्रिक अपने अंदर से पास होने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का अपोज कर रहा है, उसकी इस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, परमिटिविटी बोलते हैं, ठीक है। तो परमिटिविटी का मतलब ये होता है, मैंने आपको जो समझा दिया, ठीक है ना। आप इसको चाहे तो हिंदी में भी लिख सकते हैं। तो परमिटिविटी शब्द का मतलब, परमिटिविटी का फॉर्मूला होता है एप्सिलॉन इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन आर, ठीक है। एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, ये होती है एयर की परमिटिविटी, एयर की परमिटिविटी होती है। तो एयर की परमिटिविटी मैंने आपको फॉर्मूला भी लिखाया था ये प्रीवियस लेक्चर में, 8.854 इंटू 10⁻12 होती है। तो एयर की परमिटिविटी है कि एयर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का कितना अपोज कर रही है, उसकी इस प्रॉपर्टी को हम दिखाते हैं एप्सिलॉन नॉट से, उसकी वैल्यू कितनी है, एप्सिलॉन नॉट है, ठीक है ना। तो ये हो गया। अब मेरे पास है एप्सिलॉन आर। एप्सिलॉन आर को बोलते हैं रिलेटिव परमिटिविटी, रिलेटिव परमिटिविटी शब्द का मतलब है कि कोई भी डाइलेक्ट्रिक मटेरियल एयर के कंपैरेटिवली, कोई भी डाइलेक्ट्रिक मटेरियल एयर के कंपैरेटिवली कितना ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का अपोज कर रहा है। समझ में आया ना। कोई भी डाइलेक्ट्रिक मटेरियल हवा के कंपैरेटिवली, एयर फ्री स्पेस, उसके कंपैरेटिवली कितना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का अपोज कर रहा है, उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम दिखाते हैं रिलेटिव परमिटिविटी से। मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे ये प्लस क्यू चार्ज है और ये माइनस क्यू चार्ज है, 20 से 8 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आ रही है। अब एक बीच में डाइलेक्ट्रिक हमने क्या कर दिया, डाल दिया। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अब जो पास हो रही है उस रीजन से, अब वो हो गई है 2। तो पहले कितनी थी, 8 पास हो रही थी जब एयर थी, अब कितनी हो गई है, 2। तो 4 गुना कम हो गई ना। तो आप बोलोगे 4 गुना उसने अपोज किया है, तो म्यू आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी, 4 हो जाएगी, ठीक है ना। अगर हवा में मान लो एयर में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रही है 8 और डाइलेक्ट्रिक लगा के हो गई है 2, तो 4 गुना घट गई है, तो आपका म्यू आर कितना हो जाएगा, 4। ये मैंने खाली आपको समझाया एग्जाम्पल के तौर पे कि इसका मतलब क्या। रिलेटिव बताता है कि हवा के कंपैरेटिवली ये कितना ज्यादा अपोज कर रहा है, हवा के कंपैरेटिवली ये कितना ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का अपोज कर रहा है। इसको डिनोट करते हैं हम एप्सिलॉन आर से, ठीक है ना। एप्सिलॉन आर सॉरी म्यू आर नहीं, एप्सिलॉन आर कितना हो जाएगा हमारा, 4 हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। चलिए, तो ये था परमिटिविटी के बारे में। परमिटिविटी शब्द का जो रिलेशन है वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑफ ये फोर्सेस से है, वहीं परमिबिलिटी का शब्द जो रिलेशन है वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ फोर्सेस से है, ठीक है। तो हमने परमिटिविटी पढ़ ली। अच्छा, नेक्स्ट हमें हम देखते हैं लीनियर एंड नॉन लीनियर इंडक्टर क्या होता है। लीनियर एंड नॉन लीनियर कैपेसिटर, लीनियर एंड नॉन लीनियर कैपेसिटर क्या होता है। लीनियर और नॉन लीनियर कैपेसिटर क्या होता है, ठीक है। लीनियर और नॉन लीनियर कैपेसिटर क्या होता है, इसको हम समझ लेते हैं, कई बार एग्जाम में आता है। लीनियर कैपेसिटर क्या होता है, जब देखो हमने फॉर्मूला पढ़ा था Q इज इक्वल टू CV, क्या पढ़ा था, Q इक्वल टू CV। तो यहां से क्या रिलेशन था, जो Q था हमारा चार्ज स्टोर इन अ कैपेसिटर, ये Q क्या है, चार्ज स्टोर इन अ कैपेसिटर। तो Q जो होता है V के प्रोपोर्शनल होता है, Q जो होता है वो V के क्या होता है, प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। तो अगर मैं Q और V का ग्राफ बनाऊं, चार्ज स्टोर्ड, ये क्या है, चार्ज स्टोर्ड, इसको बोल देंगे आप चार्ज स्टोर्ड, और ये है वोल्टेज अप्लाइड, वोल्टेज अप्लाइड। तो अगर आप वोल्टेज अप्लाइड को बढ़ाते जाओगे तो चार्ज स्टोर क्या होगा, बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा। तो ये हमारा क्या होगा, सीधे ऊपर को बढ़ता जाता है। अगर ये ग्राफ सीधा जाएगा लीनियर, मतलब आप वोल्टेज स्टोर को बढ़ाया जा रहे हो और चार्ज बढ़ता जा रहा है,
इसको ऐसे कैपेसिटर को हम क्या बोलते हैं? लीनियर कैपेसिटर। लीनियर कैपेसिटर में क्या होगा? अगर आप वोल्टेज बढ़ाए जा रहे हो, चार्ज स्ट्रोक क्या होगा? बढ़ता रहेगा। और ग्राफ एक लीनियर ग्राफ आएगा। ऐसे कैपेसिटर को हम क्या बोलते हैं? लीनियर कैपेसिटर। लीनियर कैपेसिटर में क्या होता है? Q वर्सेस चार्ज वर्सेस वोल्टेज का जो ग्राफ होगा एक लीनियर लाइन होती है। चार्ज वर्सेस वोल्टेज का जो एक ग्राफ होगा वो क्या होती है? हमारी एक लीनियर लाइन होती है। किसमें होती है? लीनियर कैपेसिटर में। अब बात करते हैं नॉन लीनियर कैपेसिटर में। नॉन लीनियर कैपेसिटर में क्या होता है? अगेन आपने वोल्टेज अप्लाई करी, Q दिया, आप वोल्टेज बढ़ाओगे तो चार्ज स्ट्रोक बढ़ते रहेंगे, तो हमारा ग्राफ जो है वो बढ़ता रहेगा। बट एक टाइम बाद क्या होगा? चार्ज स्ट्रोक अब बढ़ना कम हो जाएगा। अब चार्ज ज्यादा नहीं बढ़ेंगे, बढ़ना क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। मतलब क्या? यहां तक तो ये ग्राफ लीनियर था, सीधा बढ़ रहा था, बट यहां के बाद ये ग्राफ क्या हो गया है? नॉन लीनियर हो गया है। तो कभी Q वर्सेस V का जो ग्राफ है अगर वो सीधा ना होके आगे जाके बेंड हो जा रहा है, ऐसे कैपेसिटर को हम क्या बोलते हैं? नॉन लीनियर कैपेसिटर बोलते हैं। ठीक है, तो हमने देखा कि लीनियर कैपेसिटर में क्या है? Q वर्सेस V का ग्राफ स्ट्रेट लाइन है, और नॉन लीनियर में क्या है? Q वर्सेस V का ग्राफ क्या है? आगे जाके बेंड हो जा रहा है। जहां से बेंड हो जाता है इसको हम बोलते हैं सैचुरेशन। क्या बोलते हैं? सैचुरेशन बोलते हैं। मतलब क्या? अब आप और चार्ज नहीं डाल सकते, जितने चार्ज बनने थे उतने चार्ज क्या हो गए? आपके बन गए। अच्छा, अगर हम इसको कंपेयर करें, प्रीवियस लेक्चर में हमने लीनियर नॉन लीनियर रजिस्टर पढ़ा था, तो उसमें भी ऐसी था, VI का ग्राफ सीधा था तो लीनियर था, VI का ग्राफ टेढ़ा मेढ़ा था तो नॉन लीनियर था। उससे पहले हमने इंडक्टर पढ़ा, फिर उसके बाद हमने इंडक्टर पढ़ा, नॉन लीनियर, लीनियर इंडक्टर। लीनियर इंडक्टर में क्या था? फ्लक्स लिंकेज वर्सेस करंट का ग्राफ लीनियर था, अगर वो सीधा था तो लीनियर था, टेढ़ा मेढ़ा था तो नॉन लीनियर था। उसी तरह कैपेसिटर में क्या है? Q वर्सेस V का ग्राफ अगर सीधा जा रहा है, एक लाइन जा रही है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? लीनियर। इसको क्या बोलेंगे हम? नॉन लीनियर बोलेंगे। ठीक है, इसका एग्जाम्पल क्या होगा? ऐसा लीनियर कैपेसिटर कौन सा होता है? इसका एग्जाम्पल होता है एयर कोर कैपेसिटर। एयर कोर कैपेसिटर, एयर कोर मतलब उसके अंदर जो प्लेट के बीच में क्या होगा? हमारा एयर होगी। क्या होगी? एयर होगी। तो एयर कोर कैपेसिटर को हम क्या बोलते हैं? लीनियर कैपेसिटर बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि बीच में हवा है, हवा में आप जितने भी चार्ज डाल दो, हवा का सैचुरेशन नहीं होगा, हवा में चार्ज आते रहेंगे। वहीं अगर हम नॉन लीनियर कैपेसिटर की बात करें तो यहां पे इसका एग्जांपल हो जाएगा आपका डाइलेक्ट्रिक कैपेसिटर। डाइलेक्ट्रिक कैपेसिटर का मतलब हो गया कि आपने बीच में कुछ डाइलेक्ट्रिक डाला है, डाला है। अब वो डाइलेक्ट्रिक क्या हो सकता है? आपका पेपर भी हो सकता है, जैसे पेपर कैपेसिटर होता है, पेपर हो सकता है, ऑयल हो सकता है ना, ग्लास हो सकता है, एंड मैनी मोर। ठीक है ना, तो बहुत सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं। तो अगर आपने बीच में डाइलेक्ट्रिक डाला है, दो मेटल प्लेट्स के बीच में अगर आपने डाइलेक्ट्रिक डाला है तो हम उसको बोलेंगे डाइलेक्ट्रिक कैपेसिटर। अगर आपने बीच में हवा रखी है तो हम उसको क्या बोलेंगे? एयर कैपेसिटर। एयर कैपेसिटर लीनियर कैपेसिटर होता है, और डाइलेक्ट्रिक कैपेसिटर हमारा क्या होता है? नॉन लीनियर कैपेसिटर होता है। ठीक है, अच्छा, इसके बाद एक लाइन और है, ये एग्जाम में बहुत आती है कि इन लीनियर कैपेसिटर, पहले मैं लिख लेता हूं फिर मैं आपको इसको समझा दूंगा। इन लीनियर कैपेसिटर कैपेसिटेंस इज कांस्टेंट एंड इज इंडिपेंडेंट ऑफ वोल्टेज। ठीक है, मैं बार लिख लेता हूं फिर मैं आपको समझा दूंगा। इन नॉन लीनियर कैपेसिटर, कैपेसिटेंस इज नॉट कांस्टेंट and depend upon the voltage applied।
अप्लाइड, यहां पे लिख देता हूं मैं वोल्टेज अप्लाइड। ठीक है, तो एक लाइन क्या लिखी मैंने, यहां बोला है कि इन लीनियर कैपेसिटर कैपेसिटेंस इज कांस्टेंट एंड इज इंडिपेंडेंट ऑफ वोल्टेज अप्लाइड। कहने का मतलब यह है कि एक लीनियर कैपेसिटर में जो कैपेसिटेंस होगा, जो सी की वैल्यू होगी, वो हमेशा क्या होती है, कांस्टेंट होगी, फिक्स रहती है। क्या रहेगी, हमेशा कांस्टेंट होती है, क्या रहती है, हमेशा फिक्स रहेगी, और वो वोल्टेज पे डिपेंड नहीं होगी। कहने का मतलब क्या है, आप कैपेसिटर में कितनी ही वोल्टेज लगाओ, आप 100 लगाओ, आप 500 लगाओ, कैपेसिटर की वैल्यू में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ऐसा कैपेसिटर जिसका कैपेसिटेंस कांस्टेंट है, फिक्स्ड है, और वोल्टेज की वैल्यू पे वो डिपेंड नहीं होगा, ऐसे कैपेसिटर को हम क्या बोलते हैं, लीनियर कैपेसिटर। और लीनियर कैपेसिटर में ऐसा होता है, ठीक है ना। नॉन लीनियर कैपेसिटर में क्या होता है, जो उसका कैपेसिटेंस होता है वो हमारा क्या होता है, कांस्टेंट नहीं होता है। यहां पे ये कांस्टेंट नहीं होगा, कांस्टेंट नहीं होता है, कांस्टेंट नहीं होगा, और उसकी वैल्यू जो है वो वोल्टेज पे डिपेंड होती है, और वोल्टेज के अकॉर्डिंग क्या हो जाती है, चेंज। देखो मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, देखो यहां देखो, यहां फॉर्मूला है Q इक्वल टू CV। तो यहां देखो ग्राफ क्या है, Q इक्वल टू CV है। यहां Q प्रोपोर्शनल किसका है, V क्या है, V बढ़ता रहेगा तो Q भी क्या है, बढ़ता रहेगा। तो C कांस्टेंट है तो ये बढ़ता रहेगा, बढ़ता रहेगा, ये बढ़ता रहेगा, बढ़ता रहेगा। ठीक है, यहां पे क्या है, देखो यहां पे क्या है, Q इक्वल टू क्या है, CV है। तो यहां से लेके यहां तक का जब वोल्टेज बढ़ रही है तो Q क्या हो रहा है, बढ़ रहा है ना। यहां से लेके यहां तक का जब वोल्टेज बढ़ रही है तो Q क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। पर यहां के बाद क्या हो रहा है, देखो इसके बाद क्या हो रहा है, जो कैपेसिटेंस है ये घटना शुरू हो जा रहा है। कैपेसिटेंस क्या है, घटना शुरू हो जाएगा, जिसकी वजह से चार्ज अब नहीं बढ़ रहा है। समझ में आया ना। तो इस पॉइंट तक का तो कैपेसिटेंस कांस्टेंट है, इसके बाद कैपेसिटेंस क्या हो रहा है, डिक्रीज होना, चेंज, मतलब घटना शुरू हो जा रहा है, उसकी वैल्यू क्या हो जा रही है, चेंज हो जा रही है। वही अगर आप यहां देखोगे, यहां कैपेसिटेंस कांस्टेंट, उसमें कोई चेंज नहीं आ रहा है, ठीक है ना। तो यहां मैंने एक शब्द क्या बोला कि लीनियर कैपेसिटर में क्या होता है, कैपेसिटेंस कांस्टेंट होता है और वोल्टेज पे डिपेंड नहीं होता है, और नॉन लीनियर में कैपेसिटेंस में क्या होता है, वो आपका यह होता है। ठीक है, चलिए इसको आप नोट कर लीजिए। तो मैं लिखता हूं केस फर्स्ट। ठीक है, अच्छा, आपको केस फर्स्ट को समझाने से मान लेते हैं मेरे पास एक एयर कोर कैपेसिटर है, एक मेरे पास एयर कोर कैपेसिटर है, ठीक है। एक मेरे पास क्या है, एयर कोर कैपेसिटर है, एयर कोर कैपेसिटर। एक मेरे पास क्या है, एयर कोर कैपेसिटर है, उसकी वैल्यू हो गई A एप्सिलॉन नॉट बाय D। ठीक है, ठीक है ना। अब मैंने इसके बीच में एक डाइलेक्ट्रिक डाल दिया। क्या डाल दिया, एक मैंने डाइलेक्ट्रिक डाल दिया। इफ नाउ डाइलेक्ट्रिक इज इंसर्टेड बिटवीन द प्लेट्स। अब अगर आपने प्लेट्स के बीच में क्या डाल दिया है, डाइलेक्ट्रिक डाल दिया है, ठीक है, ठीक है। अच्छा, एक चीज और है, मैं बताता हूं। हमने पढ़ा एप्सिलॉन R इक्वल टू क्या होता है, रिलेटिव परमिटिविटी, रिलेटिव परमिटिविटी, परमिटिविटी पढ़ा है ना हमने। एप्सिलॉन R क्या था, रिलेटिव परमिटिविटी। के टर्म होता है, के को हम बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। एक टर्म होता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के, कैपिटल के होता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। एप्सिलॉन R और डाइलेक्ट्रिक दोनों सेम चीज होती है। ये दोनों चीज क्या है, होती हैं सेम, इनमें कोई डिफरेंस नहीं है। आप भले डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोल लो, आप भले रिलेटिव परमिटिव बोल लो, ये दोनों चीज के आपस में सेम है। तो आप इसको ये बोल सकते हो, इसको बोल सकते हो, कोई फर्क नहीं है। एग्जाम में शायद वो ये ना बोल के ये बोल ले, ये बोल के ये बोल सकता है, दोनों चीज आपस में क्या है, सेम है। ठीक है, तो मैंने क्या करा, इफ नाउ इस एयर कोर कैपेसिटर के बीच में मैंने एक क्या डाल दिया, डाइलेक्ट्रिक डाल दिया। इफ नाउ डाइलेक्ट्रिक इज इंसर्टेड बिटवीन द प्लेट्स।
और इस डाइलेक्ट्रिक का जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है वो कितना है, के है। कितना है, के है। आप के लिख लो या एप्सिलॉन आर लिख लो, बात दोनों में क्या है, सेम है। मैंने आपको यहां बता दिया कि रिलेटिव परमिटिविटी और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ये दोनों चीज आपस में क्या होती है, सेम होती है। ठीक हो गया। तो अब यहां दोबारा फॉर्मूला लगाते हैं, डिस्टेंस बीच की डी होगी, एरिया ये हो गया, तो फॉर्मूला हो जाएगा, कैपेसिटेंस का फॉर्मूला हो जाएगा, इसका तो मैं सी के लिख लेता हूं। सी के कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, फॉर्मूला कितना होता है, ए एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर अपॉन डी। ठीक है, एप्सिलॉन को मैंने के माना है, कुछ भी लिख सकते हो, के लिख लो, उसको मैंने के लिख लिया और बाहर लिया है, तो के आ गया एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। सी के ये वैल्यू किसकी है, ये वैल्यू सी की है, तो यहां से सी के इक्वल टू कितना आ गया, सी इक्वल टू आ गया के इंटू सी आ गया, कितना गया, के इंटू सी। तो क्या हुआ, अगर मैंने एक एयर कोर कैपेसिटर के बीच में, एक एयर कोर कैपेसिटर के बीच में डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट कर दिया, तो उसका कैपेसिटेंस क्या होगा, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट टाइम्स क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। कहने का मतलब क्या है, अगर मान लीजिए आपका इसका कैपेसिटेंस कुछ था, सी था, मैंने एक डाइलेक्ट्रिक डाल दिया बीच में जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 4 है, तो जो नया कैपेसिटेंस होगा वो हमारा क्या होगा, 4 टाइम्स क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है ना। तो ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर एयर कोर कैपेसिटर के बीच में आपने एक डाइलेक्ट्रिक डाल दिया है, तो कैपेसिटेंस क्या होगा, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट टाइम्स क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, तो इसको आप नोट कर लीजिए, इस पे बेसिक न्यूमेरिकल कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या देखो, एन एयर कोर कैपेसिटर हैज capacitance of 10 microfarad। ठीक है, an air core capacitor has capacitance of 10 microfarad। A dielectric of K equal to 4 is inserted between the plates, comma, determine the new capacitance, जो नया कैपेसिटेंस होगा वो कितना होगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, क्वेश्चन कुछ नहीं है, बोला एक एयर को कैपेसिटर है जिसकी वैल्यू कितनी है, एन एयर कोर कैपेसिटर हैज कैपेसिटेंस ऑफ 10 माइक्रोफैरड। ठीक हो गया। अ डाइलेक्ट्रिक ऑफ K इक्वल टू 4 इज इंसर्टेड बिटवीन द प्लेट्स। एक एयर कोर कैपेसिटर है, उसका कैपेसिटेंस दे रखा आपको 10 माइक्रोफैरड और बोल रहा है कि आपने डाइलेक्ट्रिक डाल दिया उसके बीच में, इसका डाइलेक्ट्रिक 4 है, तो बताओ नया कैपेसिटेंस कितना होगा। डायरेक्टली फॉर्मूला लगाते हैं, सी के इज इक्वल टू कितना है, के इंटू सी। के कितना है 4, वो कितना है 10 माइक्रोफैरड, कितना है इसका 40 माइक्रोफैरड। आंसर इज 40 माइक्रोफैरड। ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन था, आसानी से सॉल्व हो गया। ठीक है, इस पे क्वेश्चन और कर लेते हैं। अब इसका एक उल्टा क्वेश्चन कर लेते हैं। पेपर कैपेसिटर हैज capacitance of 25 माइक्रोफैरड। 25 माइक्रोफैरड। ठीक है, एक पेपर कैपेसिटर का जो कैपेसिटेंस है 25 माइक्रोफैरड है। इफ द पेपर इज removed, if the paper is removed from the capacitor, then what will be the new capacitance। ठीक है, और हमें गिवन है, मैंने खाली अप्रोक्सीमेट माना है, पेपर रिलेटिव परमिटिविटी गिवन है, पेपर की रिलेटिव परमिटिविटी हमें गिवन है, यह है हमारी 4। कितनी है 4 है। 4 है, इसको हम आप 10 मान लो, कोई दिक्कत नहीं है, 10 मान लिया मैंने। ठीक है, क्वेश्चन क्या है,
अ पेपर कैपेसिटर हैज कैपेसिटेंस ऑफ 25 माइक्रोफैराड। एक पेपर कैपेसिटर आपका एक्चुअली डाइलेक्ट्रिक कैपेसिटर ही हुआ, उसका कैपेसिटर कितना दे रखा है आपको 25 दे रखा है, 25 माइक्रोफैराड। इफ द पेपर इज रिमूव्ड फ्रॉम द कैपेसिटर, आपने पेपर हटा दिया कैपेसिटर, जो कैपेसिटर था ना उसके बीच में पेपर होगा उसको आपने बाहर निकाल दिया, देन व्हाट विल बी द न्यू कैपेसिटेंस। तो दो नया कैपेसिटेंस को कितना होगा, देखो यहां फॉर्मूला क्या होगा, वही फॉर्मूला है सी के इज इक्वल टू सी के इंटू सी। यहां पे आपको डाइलेक्ट्रिक वाले का कैपेसिटेंस गिवन है, तो हमें सी के गिवन है। सी के कितना हो गया हमारे पास 25, के कितना है हमारे पास 10, और हमें एयर वाला निकालना, क्योंकि अगर आप पेपर हटा दोगे तो एयर वाला बन जाएगा, तो हम एयर वाला निकालने का सी हो जाएगा, इसको ये डिवाइड में ले जाओगे तो यहाँ से सी कितना आ गया 2.5 माइक्रो। ठीक है ना, तो क्वेश्चन ऐसा ही बन सकता है, वैसे ही बन सकता है, इसको आप नोट कर सकते हो क्वेश्चन। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट केस करते हैं। ठीक है, चलिए अब करते हैं केस सेकंड करते हैं। केस सेकंड में क्या है, मेरे पास एक एयर कोर कैपेसिटर है, दोबारा वही एयर कोर कैपेसिटर है, बीच की डिस्टेंस d है, एरिया a है, बीच में एयर है, तो कैपेसिटेंस कितना होगा इसका C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट बाय डी, C इज इक्वल टू a एप्सिलॉन नॉट बाय डी। ठीक है, अब क्या करा मैंने, इस कैपेसिटर के बीच में एक, ये भी एयर कोर कैपेसिटर है ऊपर वाला, अब मैंने क्या करा, इसके कुछ पोर्शन में मेटल स्लैब लगा दी, मेटल स्लैब, मेटल की एक प्लेट लगा दी, मेटल स्लैब इंसर्टेड ऑफ थिकनेस T, ऑफ थिकनेस T, और जो T है वो लेस देन क्या है D। क्या मतलब क्या है कि हुआ क्या, मैंने जो ये एयर कोर कैपेसिटर है इसके बीच में एक मेटल की प्लेट लगा दी है ऐसे छोटी सी, और इस मेटल प्लेट की जो थिकनेस है वो कितनी है, वो T है। T जो है वो D से छोटा है, T जो है वो D से क्या है, छोटा है, T जो है D से छोटा है। तो बताना है इसका जो नया कैपेसिटेंस कितना होगा। ठीक है, इसको समझने के लिए हमें यहां समझना पड़ेगा। देखो होता क्या है कि हमारा जो डाइलेक्ट्रिक होता है, हमारा जो कैपेसिटर होता है, कैपेसिटर के मेटल प्लेट के बीच में दो डाइलेक्ट्रिक्स होते हैं। ठीक है, डाइलेक्ट्रिक जब हम लगाते हैं तो उतने मीडियम में करंट फ्लो नहीं करती है और उतने मीडियम में चार्ज स्टोर हो जाता है। ठीक है, तो हमारे पूरे जो मीडियम में जो है वो, जब हम इस पूरे मीडियम में चार्ज स्टोर होते हैं, देखो मैं आपको थोड़ा समझाता हूँ होता क्या बेसिकली, यहाँ सुनते हैं, मैं आपको एक बार ढंग समझा रहा हूँ, ध्यान देना एक बार, होता क्या कॉन्सेप्ट है मैं समझा रहा हूँ। अगर मेरे पास एयर कोर कैपेसिटर है तो तक जैसे हमने पॉजिटिव चार्ज दिया, ठीक है, हमने पॉजिटिव चार्ज दिया तो पॉजिटिव चार्ज यहां पे आ जाते हैं डाइलेक्ट्रिक में, तो वो पॉजिटिव चार्ज अपने आस के उस बगल वाले में कैन यूज करते हैं माइनस, फिर ये माइनस कैन यूज करते हैं प्लस, फिर ये प्लस कैन यूज करते हैं माइनस, फिर माइनस कैन यूज करता है प्लस, फिर प्लस कैन यूज करता है माइनस, फिर प्लस का यूज करता है, फिर दोबारा प्लस, फिर दोबारा ये क्या करता है माइनस, फिर दोबारा यहां पे क्या इंड्यूस हो जाता है प्लस। ठीक है, इस तरह के कैपेसिटर का होता है। जहां पे आप वोल्टेज लगाते हो ना, आपने यहां पे वोल्टेज लगाई तो इस तरह के कैपेसिटर में चार्ज इंड्यूस होता है। पहले यहां पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है इस पोर्शन में, पॉजिटिव यहां पे पॉजिटिव आ गए, फिर एक पॉजिटिव ने एक नेगेटिव बनाया, नेगेटिव बनाया, नेगेटिव बनाया, फिर उस नेगेटिव ने एक पॉजिटिव और बनाया, ऐसा कर 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 करके पूरा हमारे पूरे डाइलेक्ट्रिक में क्या हो जाता है, चार्ज इंड्यूस हो जाता है। इस तरह का होता है कुछ कंस्ट्रक्शन इसका। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, जो उसके कैपेसिटर जो लेयर है वो दिखी मेटल प्लेट के बाहर भी चार्ज इंड्यूस हो जाते हैं। यहां चार्ज नहीं आने चाहिए, यहां पे चार्ज नहीं आने चाहिए। तो होता क्या है, जो उसका बाहर वाला प्लेट है, बाहर वाली जो प्लेट होती है ना, ये दिख रही है आपको बाहर प्लेट, ये हमेशा क्या होती है,
ग्राउंडेड कनेक्टेड होती है। समझ में आया ना? ये ग्राउंड कनेक्टेड होगी तो ये होगी तो क्या होगा, जो ये बाहर के चार्जेस हैं वो सारे अर्थ की हेल्प से कहाँ चले जाएंगे, ग्राउंड चले जाएंगे। मतलब इस आउटर लेयर में कोई चार्ज इंड्यूस नहीं होता है, इसलिए हम कैपेसिटर में एक अर्थ भी लगाते हैं। ठीक हो गया? यहाँ अर्थ लगाया ताकि जो भी यहाँ के चार्ज गायब हो जाते हैं। अब होता क्या है, देखो ये माइनस है, ये प्लस है, ये माइनस प्लस प्लस है, माइनस प्लस एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देते हैं। मतलब आप बोलोगे इतने रीजन में जो इतना रीजन देखो है, जो इतना रीजन होता है, दिख रहा है आपको? जो इतना ये रीजन है, इसमें जितने पॉजिटिव होते हैं उतने नेगेटिव मतलब हो जाते हैं। तो तक ये एक दूसरे को बैलेंस कर देते हैं, मतलब एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देते हैं। अगर मैं बोलूंगा इतने रीजन में नेट चार्ज कितना है, आप बोलोगे नेट चार्ज इज इक्वल टू 0। चार्ज तो है लेकिन नेट चार्ज इक्वल टू कितना है, 0, क्योंकि जितने पॉजिटिव है उतने क्या होते हैं, नेगेटिव होते हैं। इसलिए हम बोलते हैं इतना जो बीच का रीजन है ये आपका ऑलमोस्ट क्या है, ये आपका न्यूट्रल रीजन होगा। तो उसको हम ऐसा हटा देते हैं यहां से। ठीक है? तो अभी कुछ इस तरह बन जाता है और यही हमारा कैपेसिटर का पोर्शन होता है। ठीक है ना? तो जो हम ऐसा सिंबल बनाते हैं कि यहाँ पे प्लस होता है माइनस होता है, उसका जो कॉन्सेप्ट है वो कॉन्सेप्ट ये था। ठीक है? मैं इसको थोड़ा ऊपर से हटा रहा हूँ, ऐसे करके रब कर रहा हूँ। ठीक है? तो डाइलेक्ट्रिक के जो बीच में जो डाइलेक्ट्रिक है उसमें चार्ज आते हैं बट वो न्यूट्रलाइज हो जाते हैं, इसलिए हम उसको कंसिडर नहीं करते हैं। ठीक है? मतलब बीच में डाइलेक्ट्रिक है। अब होता क्या है, जब आपने बीच में मेटल प्लेट डाल दी, ठीक है ना, मेटल एक आपका ऐसा मटेरियल होता है कि उसमें चार्ज स्टोर नहीं हो सकते। ठीक है ना? मेटल इज अ कंडक्टर एंड इन कंडक्टर चार्ज कैरियर विल मूव, दे कैन नॉट बी स्टोर, उसमें स्टोर नहीं हो सकते। तो अगर ये इसमें स्टोर नहीं हो सकते, मतलब अगर आपने मेटल को चार्ज से, मान लीजिए मेरे पास एक मेटल बॉडी है, ठीक है, एक मेरे पास मेटल बॉडी है, मान लीजिए मेटल बॉडी है, इसमें अगर मैंने चार्ज डाल दूं तो चार्ज मूव करना शुरू कर सकते हैं, ये स्टोर नहीं होंगे। अगर डाइलेक्ट्रिक बॉडीज में अगर मैं चार्ज डाल दूंगा तो ये आपके यहाँ पे रह जाते हैं। ठीक है? तो डाइलेक्ट्रिक में तो चार्ज रह जाते हैं, मूव नहीं करते हैं, लेकिन मेटल में चार्ज मूव करना शुरू करेंगे तो वहां पे चार्ज स्टोर नहीं हो सकते। तो आप क्या बोलोगे, इतने रीजन में, जितने रीजन में ये मेटल प्लेट आई है उतना रीजन क्या हो गया है, ये इंसुलेशन वाला हट, उतना जो रीजन है इसमें डाइलेक्ट्रिक नहीं है ना, उतने रीजन में डाइलेक्ट्रिक नहीं है, उतने रीजन में डाइलेक्ट्रिक नहीं है, तो उतना रीजन जो है ये चार्ज रहित हो गया, मतलब चार्ज लेस हो गया, है ना। इतना जो रीजन है ये चार्ज लेस हो गया, चार्ज लेस, क्यों चार्ज लेस हुआ भाई, क्योंकि यहां पे चार्ज स्टोर ही नहीं हो रहा है। चार्ज स्टोर, यहां मैंने आपको बताया ना, हर उसमें चार्ज स्टोर थे, नेट चार्ज 0 था ना, 0, बट बीच में चार्ज तो थे ही, चार्ज तो थे ना बीच में। बट यहाँ पे आप देखो, जब आपने मेटल डाल दिया, मेटल में कोई पॉजिटिव नेगेटिव कुछ नहीं होता ऐसा, उसमें चार्ज मूव करना शुरू कर जाएंगे, इसलिए इसमें कोई चार्ज इंड्यूस होता ही नहीं। इसलिए इतना जो रीजन है वो चार्ज लेस हो गया। मतलब आप बोल सकते हो इतना रीजन जो कैपेसिटर के बीच का जो डाइलेक्ट्रिक वाला था वो खराब हो गया, वो डिप्लीट हो गया, वो चार्ज लेस बन गया। मतलब इतना रीजन जो है वो कुछ ऐसा बन गया कि जहां चार्ज आ ही नहीं सकते। कुल मिला के इतने रीजन में कोई चार्ज नहीं रह गया। बचा रीजन कितना हो गया, d माइनस टी। तो इसको अगर मैं थोड़ा सा और मॉडिफाई करूं तो इसको अब मैं ऐसा बना सकता हूं, ये बन गया, और अब बीच की दूरी हो जाएगी d माइनस टी। d माइनस टी हो गई। d माइनस टी क्यों बोला मैंने, क्योंकि t वाले रीजन में मेटल आ गया है। मेटल ने क्या काम किया है, चार्ज जो रीजन था जहां पे चार्ज आ सकता था उसको हटा दिया है। मैंने ऐसा बोला बिकॉज मेटल में कोई चार्ज इंड्यूस नहीं होता है। ठीक है, मेटल में कोई चार्ज इंड्यूस नहीं होता है। ठीक है, और इसलिए इसको मैंने यहां से आपका, मतलब इतना रीजन जो हो गया वो डिप्लीट हो गया, एक तौर से आप बोल सकते हो। तो इतना रीजन बचा जहां पे आपका चार्ज आ सकता है डाइलेक्ट्रिक का, तो उसको मैंने मॉडिफाई करके कुछ ऐसा बना दिया। ठीक है, तो अब इसका मैं कैपेसिटेंस निकालता हूं। तो जो उसका नया कैपेसिटेंस आएगा वो आएगा C = A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D माइनस टी। ये नया कैपेसिटेंस हो गया, इसका नाम हो गया C डैश। तो जो नया कैपेसिटेंस है वो आ गया मेरा C डैश, और ये हो गया C = A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D माइनस टी। ठीक है, यहां पे ध्यान देने की बात क्या है कि देखो डिस्टेंस जो है,
मेटल प्लेट के बीच की जो डिस्टेंस है वो घट गई है। अब अगर आपने बीच में मेटल डाल दिया तो जो दो प्लेटों के बीच की दूरी है वो क्या हो जाएगी, हमारी घट गई है। ठीक है, और ये डिस्टेंस घट गई है तो कैपेसिटेंस यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है ना। तो अगर हम किसी कैपेसिटर के एयर कोर कैपेसिटर के बीच में मेटल प्लेट डाल देंगे तो उसका कैपेसिटेंस क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। ठीक है, तो एक फॉर्मूला तो ऐसा हो गया। इस फॉर्मूले को चाहूं तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूं। आप क्या करो, ये डी को बाहर कॉमन ले लेते हैं हम, कितना आएगा, डी को बाहर ले लिया, कितना एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी 1 माइनस डी अपॉन डी। डी बन गया कितना, सी डैश आ गया आपका सी अपॉन 1 माइनस डी अपॉन डी। तो एक फॉर्मूला मेरे पास ये भी हो गया। ठीक है, तो दो फॉर्मूले हो गए जिसको आप याद कर सकते हो। एक फॉर्मूला तो ये हो गया और एक फॉर्मूला हमारा ये हो गया। ठीक है, तो हमें देखा कि अगर हम किसी भी एयर कोर कैपेसिटर के बीच में एक मेटल प्लेट डाल देते हैं, उसकी थिकनेस जो है वो जो पहले जो टी की डिस्टेंस थी उससे कम है, तो कैपेसिटेंस की वैल्यू क्या हो जाएगी, बढ़ जाती है। ठीक है, अच्छा इसको अगर मैं कंक्लूजन में डाल लूं कि हमने इस पूरे केस से क्या पाया, हमने से एक चीज पाई कि पहली बात तो मेटल इंसर्ट करने से क्या हो जाता है, कैपेसिटेंस की वैल्यू क्या हो जा रही है, बढ़ जा रही है। कैपेसिटेंस की वैल्यू क्या हो जा रही है, बढ़ जा रही है। मतलब सी डैश की जो वैल्यू आएगी वो सी से क्या आएगी, ज्यादा आएगी, है ना, क्या आएगी, ज्यादा आएगी, क्योंकि दूरी क्या हो गई है, कम हो गई है। ठीक है, और दूसरी मैं ये बोल सकता हूं कि डिस्टेंस बिटवीन द मेटल प्लेट रिड्यूसेस। ठीक है, आप इसको लास्ट में लिख सकते हो कि कंक्लूजन में क्या बोल सकते हो आप, कंक्लूजन में, इस केस के कंक्लूजन में ये हो सकते हो कि पहली बात तो क्या, मेटल प्लेट इंसर्ट करने से कैपेसिटेंस की वैल्यू क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। एंड द सेकंड पॉइंट आप ये बोल सकते हो कि डिस्टेंस बिटवीन द मेटल प्लेट गेट रिड्यूसेस। ठीक है ना, एग्जाम में दोनों क्वेश्चन पूछ सकता है कि अगर आपने किसी कैपेसिटर, एयर कोर कैपेसिटर के बीच में एक मेटल प्लेट डाल दी तो कैपेसिटेंस क्या होगा, कैपेसिटेंस बढ़ जाएगा। उसके साथ साथ जो मेटल प्लेट की जो दूरी है वो भी हमारी क्या हो जा रही है, कम हो जा रही है। तो उसको हमने यहाँ पे लिख लिया है और जो फॉर्मूला है वो हमारा फॉर्मूला ये हो गया। ठीक है, इसको आप नोट कर लो। एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं इसमें, मैं रब पढ़ रहा हूं इसको। ठीक है, एक क्वेश्चन लिखा है हमने, क्वेश्चन पढ़ लेते हैं एक बार। एन एयर कैपेसिटर, an air core capacitor has capacitance of 20 microfarad and distance between the plate is 10 mm। क्या बोल रहा है कि आपके पास एक एयर कोर कैपेसिटर है, उसका कैपेसिटेंस कितना गिवन है आपको, 20 माइक्रोफैरेड। ठीक है, और बोल रहा है कि उसके प्लेट की बीच की जो दूरी है, जो प्लेट के बीच की दूरी है वो दी गई है आपको कितनी, 10 mm, 10 मिलीमीटर। अब ये बोल रहा है कि आपने एक मेटल स्लैब डाल दी बीच में जिसकी थिकनेस जो है वो कितनी है, 4 mm है। कितनी है, 4 mm है, T इक्वल टू 4 mm। तो बताइए कि जो नया कैपेसिटेंस होगा वो कितना होगा। वो डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना है। C इज इक्वल टू फॉर्मूला C अपॉन कितना था, 1 माइनस T अपॉन D था ना फॉर्मूला। तो कैपेसिटेंस कितना था उसका, पहले वाले का 20 माइक्रोफैरेड, 20 लिख लेता हूं, 1 माइनस T, T कितना 4 और वो कितना है 10। ठीक है, तो 20 2 5 2 टू जा 4 2 जा 5 ऊपर आ गया, यहाँ पे 5 कितना आ जाएगा, 5 1 जा 5 माइनस 2 3 कितना आ गया, 100 आ गया, 100 अपॉन 3 विच इज इक्वल टू 33.33 माइक्रोफैरेड। तो इसका आंसर कितना आ गया, 33.33 माइक्रोफैरेड। बहुत सिंपल क्वेश्चन था। तो देखो पहले कैपेसिटेंस कितना था, 20 माइक्रोफैरेड था, और मेटल स्लैब के आने की वजह से ये कितना हो गया, 33.33 माइक्रोफैरेड बढ़ गया। तो कहने मतलब क्या है, अगर आप मेटल प्लेट डाल दोगे एयर कोर कैपेसिटर के बीच में तो उसका कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट केस करते हैं, केस थर्ड। अब है केस थर्ड। ठीक है, केस थर्ड में क्या है, वही दोबारा वही कहानी है। एक एयर कोर कैपेसिटर है, बीच की दूरी d हो गई, ये एरिया a हो गया। ठीक है ना, एयर कोर कैपेसिटर मेरे पास, या इसको एयर कैपेसिटर बोलो कोई दिक्कत नहीं है, एयर कैपेसिटर लिख लेता हूं, एयर कोर बोलो, एयर कैपेसिटर बोलो,
दोनों चीज सेम ही है, तो इसका कैपेसिटेंस हो जाएगा C इज इक्वल टू A एप्सिलॉन नॉट बाई डी, जो कि हमारा फॉर्मूला होता है। ठीक है, अब हुआ क्या, मैंने यही कैपेसिटर दोबारा बनाया और मैंने क्या काम करा, इसमें डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करा। डाइलेक्ट्रिक इज इंसर्टेड बिटवीन द प्लेट्स हैविंग थिकनेस T, और जो कि T है वो D से छोटा है। तो इस केस में क्या करा है हमने क्या करा है, हमने प्लेट के बीच में एक डाइलेक्ट्रिक डाल दिया है। अब मेटल नहीं डाला है, अब डाइलेक्ट्रिक डाला है। ठीक है, क्या डाला है, डाइलेक्ट्रिक डाला है, और इस डाइलेक्ट्रिक का जो थिकनेस है वो T है, और इसका जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है वो कितना है हमारा, K हो गया। कितना है, K है। तो पता लगाना है कि बताओ अब इसका जो कैपेसिटेंस होगा, अब जो इसका कैपेसिटेंस होगा वो कितना होगा, हमको वो पता लगाना है। इसका जो कैपेसिटेंस होगा, इसका जो कैपेसिटेंस है, इसका जो कैपेसिटेंस होगा वो कितना होगा, ये हमको पता लगाना है इसमें। ठीक है, अच्छा इसका जो इसका मैं डायरेक्टली अभी फॉर्मूला लिखा रहा हूं आपको कि इसका फॉर्मूला होता क्या है। इसके कुछ एग्जाम्स में आते हैं कि अगर आपने एक कैपेसिटर के बीच में एक डाइलेक्ट्रिक डाल दिया है, एक कैपेसिटर के बीच में आपने एक डाइलेक्ट्रिक डाल दिया है जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है, तो बताओ उसका क्या बोलते हैं कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट उसका जो कैपेसिटेंस होगा वो कितना होगा। ठीक है, इसका न्यूमेरिकल एग्जाम में बहुत ज्यादा आता है। मैं आपको यहां पे सिर्फ इसका फॉर्मूला लिखा रहा हूं, इसका एक्सप्लेनेशन जो मैं आपको दूंगा, जो मेरे अपकमिंग जो लेक्चर्स आएंगे इसके बाद जो मैं पढ़ाऊंगा सीरीज पेलर कॉम्बिनेशन, वहां मैं समझा दूंगा कि जो ये डेरिवेशन आया है, जो आपको मैंने फॉर्मूला यहां लिखा रखा है, ये क्यों आया। बिकॉज अगर मैं इस फॉर्मूले को अभी ये समझा दूंगा तो मेरा एक्चुअली मुझे इसमें सीरीज पेलर कॉम्बिनेशन करना है, और 3-4 कॉन्सेप्ट जो मुझे आगे इस्तेमाल करने हैं वो मुझे यहां पे इस्तेमाल करने पड़ेंगे। ठीक है, तो मैं इसको वहां समझा दूंगा। अभी यहां पे सिर्फ मैं आपको सिर्फ उसका फॉर्मूला लिखा रहा हूं। तो जो उसका फॉर्मूला होता है वो होता है C इक्वल टू A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D माइनस T 1/1 माइनस K 1 माइनस K। ये मेरा इसका क्या हो जाता है, फॉर्मूला हो जाता है। तो जो नया कैपेसिटेंस होगा उसका फॉर्मूला आप लिखोगे C इक्वल टू A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D माइनस T। ये T के साथ ये पूरा एक साथ है, ये टर्म एक साथ है, इसलिए इसको ये टर्म दोनों साथ मल्टीप्लाई में फिर सब्ट्रैक्ट हो रहा है। ठीक है, ये फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला तब है जब आपने डाइलेक्ट्रिक डाल दिया जिसकी थिकनेस T है और आपने इसको मेटल प्लेट के बीच में डाल दिया है। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला हमारा इतना बन गया है। ठीक है, इसका जो डेरिवेशन है ये कैसे आया, मैं दोबारा आपसे बोल रहा हूं कि ये कैसे आया, उसको मैं एक्सप्लेन करूंगा आगे में। ठीक है ना, मैं बता दूंगा। अच्छा, इस फॉर्मूले को मैं एक तरीके से और लिख सकता हूं, यहां से D बाहर को मान ले लेता हूं, तो फॉर्मूला बन जाएगा, क्या बन जाएगा फॉर्मूला, C बाहर आ गया A एप्सिलॉन नॉट, बाहर आ गया कितना हो गया D 1 माइनस T अपॉन D 1 अपॉन K। तो ये बन गया C पूरा, है ना, A एप्सिलॉन नॉट अपॉन K बन जाएगा C बन। इसको मैं इसको C डैश लिख रहा हूं, मैं यहाँ पहले C था ना, इसको मैं C डैश लिख रहा हूं। अब मैंने A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D, इसकी वैल्यू क्या है, C है, तो इस पूरे टर्म को मैं क्या लिख सकता हूं, C लिख सकता हूं। तो फॉर्मूला बन जाएगा C डैश इज इक्वल टू C अपॉन 1 माइनस T अपॉन D 1 माइनस 1 अपॉन K। ठीक है, तो एक फॉर्मूला ये बन गया और एक फॉर्मूला मेरा ये बन गया। दो फॉर्मूले बन गए, फॉर्मूला ये और एक फॉर्मूला ये। ठीक है, तो ये इस केस का मतलब ये है, आपके पास एक एयर कोर कैपेसिटर था, आपने बीच में डाइलेक्ट्रिक डाल दिया, उसकी थिकनेस T है, D से कम है। हमने जो पहला केस किया था उसमें पूरी थिकनेस थी उसकी, पूरा उसमें भर गया था वो, लेकिन इसमें कम में है वो आ रखा है। ठीक है ना, तो इसका जो नया कैपेसिटेंस होगा उसका फॉर्मूला हमने यहाँ पे आपका लिख दिया है और फॉर्मूला इस तरह बन गया। ठीक है, यहाँ भी क्या होगा, यहाँ भी क्या हो रहा है, जब आपने बीच में डाइलेक्ट्रिक डाल दिया है, जिसका कैपेसिटेंस, जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट T है, तो यहाँ भी कैपेसिटेंस की वैल्यू क्या हो जाती है, बढ़ जाएगी, और C डैश की वैल्यू जो है वो C से क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी।
ठीक है। तो आपने जो बीच में डाइलेक्ट्रिक लगाया है उससे भी उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, बढ़ जाएगी। डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करने से भी कैपेसिटेंस की वैल्यू क्या हो जा रही है, बढ़ जाती है। ठीक है, तो उस पर एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन लिखा हमने। क्वेश्चन क्या है, अ कैपेसिटर हैज मेटल प्लेट डिस्टेंस ऑफ 20 mm। एक कैपेसिटर है, एक कैपेसिटर बना लेते हैं हम, ठीक है, जिसमें प्लेट की बीच की दूरी कितनी दे रखी है, 20 mm। अ मेटल प्लेट, अ कैपेसिटर हैज मेटल प्लेट डिस्टेंस ऑफ 20 mm एंड एरिया ऑफ द प्लेट ऑफ 8 सेंटीमीटर। जो ये जो प्लेट है इसका जो एरिया है ये है 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, इफ अ डाइलेक्ट्रिक ऑफ 10 mm थिकनेस इज प्लेस्ड, ऑफ थिकनेस 10 mm एंड रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ 5 इज इंसर्टेड बिटवीन द प्लेट्स। आपके पास एक डाइलेक्ट्रिक है जिसका, इसकी थिकनेस कितनी है, 10 mm है। ठीक है, 10 mm है, और रिलेटिव परमिटिविटी कितनी है इसकी, K इज इक्वल टू कितना है हमारा, 5। तो हमको बताना है कि क्या बोलते हैं, इसका जो नया कैपेसिटेंस होगा वो हमारा कितना होगा। हमें इसका नया कैपेसिटेंस, मतलब सॉरी, डिटरमाइन द कैपेसिटेंस, हाँ, न्यू कैपेसिटेंस नहीं, डिटरमाइन द कैपेसिटेंस, डिटरमाइन द कैपेसिटेंस। ठीक है, तो क्वेश्चन है, अ कैपेसिटर हैज मेटल प्लेट डिस्टेंस ऑफ 20 mm। एक कैपेसिटर की मेटल प्लेट की दूरी दे रखी है आपको 20 mm दे रखी है, और बोला है कि जो उसका एरिया ऑफ प्लेट है वो 8 सेंटीमीटर स्क्वायर है। अब बोला है कि एक डाइलेक्ट्रिक जो कि 10 mm का है वो आपने इसके बीच में, जिसकी थिकनेस 5 mm 10 mm है और रिलेटिव परमिटिविटी 5 है, आपने उसके बीच में डाल दिया है। तो बताओ इसका कैपेसिटेंस कितना होगा। ठीक है, हमने बताया आपको, मैंने आपको इससे पहले फॉर्मूला भी लिखाया था, डायरेक्टली इसका फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। तो पहले हम डायरेक्टली फॉर्मूला लिख लेते हैं। फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला था C इज इक्वल टू A एप्सिलॉन नॉट अपॉन 1 माइनस T अपॉन D अपॉन 1 माइनस 1 अपॉन K। ये इसका फॉर्मूला था हमारे पास। ठीक है ना, 1 माइनस, सॉरी थोड़ा ढंग से लिखता हूँ। फॉर्मूला था हमारे पास D माइनस T 1 अपॉन 1 माइनस K। ये फॉर्मूला था हमारे पास का, जो हमने डायरेक्टली फॉर्म लिखा था। ठीक है ना, अगर हमें कैपेसिटेंस दिया रहता तो जो नीचे वाला फॉर्मूला लिखा था हम C अपॉन 1 मैच करके, बट यहाँ पे हमें फॉर्मूला जो लिखना है वो सब टर्म्स गिवन है, तो हमें यहाँ फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा, सबसे पहले देखो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे जो यूनिट्स हैं उन पे ध्यान करना है। ये 8 सेंटीमीटर स्क्वायर में है और ये 20 mm है और ये वो है। ठीक है, हमें जो एप्सिलॉन नॉट, मैंने आपको बताया था कि जो एप्सिलॉन नॉट होता है इसकी यूनिट होती है फैरेड पर मीटर। तो हमें बाकी को भी फैरेड पर मीटर, मतलब मीटर के अकॉर्डिंग क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं एरिया कितना है हमारे पास, एरिया है 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको मैं चेंज कर लेता हूँ मीटर में, तो कितना जाएगा, 8 सेंटीमीटर को आप लिखो 10 की पावर माइनस 2 का स्क्वायर, 10 की पावर माइनस 2 का स्क्वायर मीटर स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 8 इंटू 10 की पावर माइनस 4 मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये एरिया हो गया। डी कितना देर का, 20 mm। इसको चेंज कर लो उसमें 10 की पावर माइनस 3, और थिकनेस कितनी है हमारे पास, 10 mm, तो 10 की पावर माइनस 3 मीटर हो जाएगा। ठीक है, तो इसको लिख सकता हूँ मैं, 2 कट गया, 2 इंटू 10 की पावर माइनस 2 mm, और ये 2 कट जाएगा तो ये जगह 10 की पावर माइनस 2 mm हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमारा हो गया। अब फॉर्मूला वैल्यू पुट करते हैं। एरिया कितना है, एरिया हो गया, एरिया है 8 इंटू 10 की पावर माइनस 4 मीटर स्क्वायर। ठीक है, इंटू एप्सिलॉन नॉट कितना है, 8.854 इंटू 10 की पावर माइनस 12। ठीक है, डी इज हाउ मच, 2 इंटू 10 की पावर माइनस 2, और टी कितना है, 10 की पावर माइनस 2, और कितना है 1/1/5। 10 की पावर माइनस 2 में बाहर कॉमन ले लेता हूँ। ठीक है, कि उसको लिखता हूँ, ये हो जाएगा 8.8 इंटू 8.854 है। इसको अप्रोक्सीमेट में मान लेता हूँ 8.9, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये 10 की पावर माइनस 16 हो गया, और यहाँ से 10 की पावर माइनस 2 को मतलब ऊपर आके 10 की पावर 2 हो जाएगा, अंदर बच गया यहाँ पे 2 माइनस 1 प्लस 1/5। ठीक है, तो 8.9 है। इसको आप अप्रोक्सीमेट में कर रहा हूँ काम, आप एग्जैक्ट निकाल सकते हो। 8.9 को आप इसको आप 9 ही मान लो, कोई दिक्कत नहीं। 8 इंटू 9 इंटू कितना हो गया, 16 की पावर 2 काट लो, 16 की पावर कितना हो गया
-14, ये कट गया, कितना हो गया 1, फिर ऐड करोगे 5 + 1 6, 5 ऊपर आ गया तो 6/5 हो गया। 3 2 जा 3 3 जा, ये सब कट गया। 4 कितना हो गया, 4 3 जा 12, 12 3 जा 12, 5 जा 60 अप्रोक्सीमेट 60 के आसपास है, तो इसका आंसर 59 के आसपास कुछ आ जाएगा। 59 × 10⁻−14 आ जाएगा, और आप उसको लिख सकते हो। तो ये इतना हमारा फैरेड हो गया। ठीक है, ठीक है। अगर उसको मैं पॉइंट किसका आना है तो उसको पी को मिल सकते हैं हम, 2 पॉइंट पिछले आता हूँ, तो इतना आ गया 0.59 पीको फैरेड। इसका आंसर हमारा यहाँ पे आके पीको मतलब 10⁻12, तो उसको मैंने 10⁻12 में लिखने के लिए 10⁻2 कम कर लिया, तो ये पीको में आ गया। ठीक है, तो इस तरह ये क्वेश्चन हमारा क्या हो गया, सॉल्व हो गया। कुछ नहीं करना है, वैल्यूज को डालना है। वैल्यूज डालने में आप अप्रोक्सीमेट मान सकते हो। देखो अप्रोक्सीमेट मैंने इसलिए माना है बिकॉज के बार एग्जाम में जो आपका ऑप्शन आएगा इसके आसपास आएगा। 0.59 हो सकता है, 0.58 हो सकता है, 0.59 कुछ हो सकता है, आंसर इसी के आसपास रहेगा, इसलिए मैंने इसको अप्रोक्सीमेशन आप मान सकते हो, ताकि कैलकुलेशन क्या बन जाए, थोड़ी इजी बन जाए। ठीक है, तो एक क्वेश्चन था जो हमने इससे पहले जो उसका टाइप्स मतलब केस पढ़ा था, और उसके केसेस पे हमने ये न्यूमेरिकल यहाँ पे हमारा कर लिया। ठीक है, ओके देन आज के लिए फिर इतना ही। ठीक है, आपको हमारा लेक्चर अच्छा लगा ये तो प्लीज़ लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।